नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा फोन इन लाइव प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपकी सीधी बातचीत आपके विशेषज्ञ से करा दें। यानी हम आपको एक टोल फ्री नंबर देते हैं जिस पर आप अपने विशेषज्ञ से डायरेक्टली बात कर सकते हैं और जो भी समस्याएं आपके दिल दिमाग में आ रही हैं वो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 180034567171। मैं नंबर एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमारा टोल फ्री नंबर है 180034567171। तो ये हमारा नंबर है, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और कॉल करने से पहले अब आपको बता दूं कि भाई आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। आज का विषय बहुत गंभीर है, बहुत ख़ास है, बहुत ज़रूरी है हर घर के लिए। क्योंकि अगर आपके घर में कोई भी बच्चा है और बच्चे को अगर कोई समस्या हो जाती है तो पूरा घर जो है वो परेशान हो जाता है। पेरेंट्स हो या उसके साथ उसके दोस्त, उसके साथ में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब परेशान हो जाते हैं। और वहाँ तब एक ही बात होती है कि बच्चा कैसे ठीक होगा। बच्चे में होने वाली कुछ आम बीमारियां हैं जिस पर आज हम बात करने वाले हैं और ढूंढेंगे उसके निदान अपने विशेषज्ञ के माध्यम से। तो आइए कार्यक्रम में आपका परिचय अपने विशेषज्ञ से करा दें। तो हमारे साथ आज जुड़ रही हैं स्टूडियो में डॉक्टर आकांक्षा तृप्ति, जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक बात और आपको बता दूं कि हमारे पास एक स्पेशल सेगमेंट है जिसमें सवाल आपके जवाब एक्सपर्ट के हैं, जिसमें हम कुछ वीडियो क्वेश्चंस लेते हैं और वो भी हम अपने विशेषज्ञ से पूछते हैं। तो आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम में समझते हैं कि बच्चों से जुड़ी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आमतौर पर होती हैं। डॉक्टर आकांक्षा, बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। और मैम, हम ये समझना चाहते हैं कि जब घर में छोटा बच्चा रहता है और उसे कुछ हो जाता है तो पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं, गार्डियन बहुत परेशान हो जाते हैं। कौन कौन सी ऐसी आम समस्याएं हैं जो एक शिशु रोग विशेषज्ञ होने के माध्यम से आप देखती हैं हर रोज़? जी रचना जी, ये डिपेंड करता है कि हम किस तबके से डील कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो जो बच्चे, छोटे बच्चे आते हैं, अगर वो अपर मिडिल क्लास या अच्छे सोसाइटी या अच्छे संसाधनों के साथ रह रहे हैं तो उनमें आमतौर पे बीमारियां होती हैं कि मोबाइल फ़ोन एडिक्शन हो गया, बच्चे सो नहीं पा रहे ढंग से, बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये सब हमारा डेली का पेशेंट्स जो आते हैं वो हैं। जो आमतौर पे गांव वगैरह में हम पेशेंट्स देखते हैं उनमें डायरिया संबंधी या निमोनिया की बीमारी ये सब हमें ज़्यादा मिलती है। तो इन सब का इलाज एक एज अ शिशु रोग विशेषज्ञ मुझे करना पड़ता है, या हम मेरे फ्रैटर्निटी में मिलते हैं ये पेशेंट्स। तो डिपेंड करता है कि आप किस कहाँ पे हैं। आप अगर माहौल अगर आपका सही है, पेरेंट्स आपके थोड़ा जागरूक हैं, बच्चों को मोबाइल फ़ोन्स नहीं दे रहे हैं, तो उनमें ये लाइफस्टाइल वाली बीमारियां थोड़ी बचाव की जा सकती हैं। अगर डायरिया या बार बार निमोनिया के संबंधी समस्याएं हो रही हैं तो उसमें बच्चों पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि हमारा कहीं खाने पीने में तो कोई गड़बड़ी नहीं आ रही है। पानी साफ पीना चाहिए, बच्चों को संतुलित आहार दें। ये सब करने से बीमारियों का बचाव बहुत हद तक किया जा सकता है। और यहाँ हम लाइफस्टाइल पे ज़्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि समस्या बच्चों से जुड़ी हुई एक नहीं कई सारी होती हैं। तो अगर हम उस पर बात करेंगे तो बात लंबी होगी। यहाँ हम लाइफस्टाइल को अगर फोकस करके उसको समझना चाहें तो वहाँ एक और बड़ी बात जब सामने आती है कि आम तौर पर बच्चा खेल रहा है, दिन में एकदम स्वस्थ था, एकदम हेल्दी था, शाम होते होते बुखार हो गई उसे, या फिर सर्दी खांसी की एक जो बेसिक समस्या है, कोल्ड हो जाने की जो समस्या है, ये भी बहुत कॉमन है। कैसे एड्रेस करते हैं आप लोग इसे और ये कितने अंतराल पर होता है और किस तरीके से होता है बच्चों में? जी एक डिटेल्ड हिस्ट्री पेरेंट्स अगर दे पाएँ तो वो काफ़ी हद तक हेल्पफुल होता है हमें डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए। मान लीजिए बच्चा स्कूल से आया, सही से सीधा खेलने भाग गया, तो गर्मी का मौसम है तो हीट स्ट्रोक की संभावनाएं रहती है, जिसकी वजह से बच्चा आया लौटकर बुखार हो गया। या फिर कहीं ऐसे फील्ड्स वगैरह में खेलने चले जाते हैं तो वहाँ पे पॉलन ग्रेन्स हुआ, डस्ट हुई, एलर्जी हुई, उसकी वजह से भी खांसी, सर्दी, बुखार आ सकता है। और अगर बाहर का खाना ज़्यादा खा रहा है, जैसे रोड साइड जो स्टॉल्स होते हैं जहाँ पानी
सही साफ़ यूज़ नहीं होता, वहाँ से आके उन्हें फीवर, डायरिया ये सब भी हो सकता है। तो अगर पेरेंट्स डिटेल हिस्ट्री दे पाएँ कि हमारे बच्चों ने आज दिन भर में क्या क्या किया है, तो हमें एक डायग्नोसिस बनाने में सहायता मिलती है। उसी हिसाब से हम गाइड करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आप उस हिसाब से चेंजेस करिए ताकि बच्चों का जो प्रॉब्लम्स है वो हम टैकल कर पाएँ। मैम एक और बात हम यहाँ समझना चाहेंगे आपसे, बहुत ज़रूरी है कि आमतौर पर बच्चे रोते हैं और जब वो रोते हैं तो ये कभी कभी आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बच्चा आखिर रो क्यों रहा है, क्या समस्या है उसके साथ, क्योंकि अगर वो छोटा बच्चा है, शिशु है, तो वो नहीं बता सकता है। अगर थोड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं 2 साल 3 साल के, तो वो फिर भी इंडिकेट कर पाते हैं कि समस्या किस तरफ है, एटलीस्ट वो बॉडी पार्ट से ही कम से कम बता पाते हैं। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा है, रो रहा है, लगातार रो रहा है, तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि उससे क्या समस्या है? जी, हम पेरेंट्स को ये सजेस्ट करते हैं कि जैसे मान लीजिए बच्चा, बहुत बार होता है कि पेरेंट्स पहचान नहीं पाते कि बच्चा भूख से रो रहा है, क्योंकि फीडिंग जो हम एडवाइस करते हैं न्यूबॉर्न अगर बेबीज़ हैं कि हर 2 घंटे पे आप फीडिंग कराएं। अच्छा। पेरेंट्स क्या कहते हैं दिन में 2 बार 3 बार फीडिंग कराते हैं, तो बहुत बार बच्चे भूख से भी रोते हैं। अच्छा। सिंपल प्रॉब्लम। उसके साथ ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो न्यूबॉर्न है वो अगर लगातार रोए जा रहा है तो उसमें उसका फीवर चेक करें, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर चेक करें। इट माइट बी ड्यू टू अ इन्फेक्शन, जिसकी वजह से बच्चा फीवर और आपकी जो कान का दर्द है, ये सब की कारणों की वजह से भी बच्चे लगातार रोते हैं। पेट दर्द, अगर पेट संबंधी कोई समस्या है जिसकी वजह से बच्चा रो रहा है, तो उसके जो स्टूल है, लैट्रिन है, अच्छा। वो उसकी फ्रिक्वेंसी पे ध्यान रखिए कि वो सही से डायरिया हो रहा है, या कॉन्स्टिपेशन की वजह से बहुत बार बच्चे रोते हैं। तो ये सब पेरेंट्स को वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स हम समझाते हैं ड्यूरिंग आवर रेगुलर काउंसलिंग, जब वो हमारे पास आते हैं। इन सब डेंजर साइंस पे आप ध्यान रखिए और फिर उसी हिसाब से जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो करके उनका इलाज किया जाता है। जी। कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और सवाल आपके, जवाब एक्सपर्ट के में। आइए देख लेते हैं क्या है पहला सवाल। डॉक्टर साहब मैं प्रणाम करता हूं, मेरा नाम अमित पराशर और एक प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर इसका आप उत्तर दें तो मुझे लगता है कि आने वाले जनरेशन को बहुत फायदा होगा। आजकल के बच्चे जो हैं इतनी जल्दी थक क्यों जाते हैं, उनको थकान इतनी महसूस क्यों होने लगती है, और वो आजकल काम के प्रति जागरूक नहीं होते हैं, उनकी इच्छाएं मरती चली जा रही हैं। इसका रीजन क्या है, ये मुझे आप बताइए। बड़ी लाइफस्टाइल संबंधित समस्या। हाँ जी, ये स्पेसिफाई कर पाना या पॉइंट आउट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है तो हम पेरेंट्स को ज़्यादा इसमें जिम्मेदार मानते हैं। अच्छा। क्योंकि आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों पे इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने का प्रेशर डालते हैं साइकोलॉजिकली फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। हम आज क्लास 2-3 के बच्चों को देख रहे हैं कि दे वांट, देयर पेरेंट्स वांट देम टू बी डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स एंड डू वेल इन द फ्यूचर। तो वो साइकोलॉजिकल प्रेशर आप समझ लीजिए। उसके अलावा दोनों पेरेंट्स काम पे जा रहे हैं, बच्चों को हाथ में मोबाइल फ़ोन दे दिया, एंड इंटरनेट इज़ अ क्योटिक थिंग। वो आप बच्चे उस पर क्या देख रहे हैं, वो उससे क्या सोच रहे हैं, क्या कंक्लूजन ले रहे हैं, वो सोच के वो रात में, हो सकता है कि उन्होंने कोई ऐसा वायलेंट सीरीज़ देख लिया हो जिसकी वजह से दे कीप पॉन्डरिंग कि हाँ इसमें ऐसा क्यों हुआ, हमें क्यों ऐसा हो रहा है। वो सोच के उन्हें नाइटमेयर्स आते हैं, डरावने सपने आते हैं। और ये फिज़िकल, अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है तो आपका फिज़िकल हेल्थ भी अच्छा होगा। तो अगर आप रात भर सो नहीं पाते हो, ये सारी चीज़ें सोचते रहते हो। दूसरा है, इतना भारी बस्ता लेके आजकल बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ पे पेरेंटल प्रेशर, गार्जियन प्रेशर, को पीयर प्रेशर, टीचर्स का प्रेशर, तो इतने सारे प्रेशर के बाद बच्चा थकावट ही महसूस करेगा। ज़रूरी है कि एज अ पेरेंट वी शुड बी सपोर्टिव ऑफ देयर चॉइसेस, वी शुड लिमिट द मोबाइल टाइमिंग्स, और जितना हद तक हो सके उन्हें फिज़िकल एक्टिविटीज़ लाइक खेलने कूदने के लिए प्रोत्साहित करें, उन्हें अच्छा खाना खिलाएं, संतुलित आहार दें। ये जंक फूड पे जो डिपेंडेंट होते जा रहे हैं बच्चे, उसकी वजह से उन्हें उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है, तो वो कहाँ से फिर दे विल फील जॉयफुल एट द एंड ऑफ द डे। मैम ये भी समझना चाहते हैं, क्या पोषण की कमी के वजह से भी थकान महसूस कर सकते हैं बच्चे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी अगर है,
या फिर आयोडीन डेफिशिएंसी है, या फिर विटामिन डी डेफिशिएंसी है, जो कि बहुत कॉमनली बच्चों में और फीमेल्स में भी पाया जाता है। उसकी वजह से ओवरऑल जो फंक्शनिंग है, बिकॉज विटामिन्स और ये मिनरल्स आर बहुत एसेंशियल, वो हमारे ओवरऑल मेंटल वेलबींग के लिए ज़रूरी हैं। तो इनकी कमी की वजह से डेफिनेटली आपका मूड जो है इट माइट बी डिप्रेस्ड फॉर लाइक क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। मैम हम यहाँ रुकना चाहेंगे क्योंकि हमारे साथ हाजीपुर से एक कॉलर हैं। हेलो, हमारे कॉलर से हमारा कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। कार्यक्रम में हम आगे बात अभी कर ही रहे। एक और बड़ी समस्या हम देखते हैं, डायरिया की समस्या। हाँ जी। और अगर हम भारत में बात करें या बिहार में बात करें तो डायरिया की वजह से बच्चों की डेथ हो जाती है, डेथ तक की नौबत आ जाती है। डायरिया को आप कैसे एड्रेस करते हैं? क्या उसके मूल कारण हैं और क्या उसका निदान है? उस पर ज़रूर हमारे दर्शकों को बताइए। जी, डायरिया बहुत चीज़ों से हो सकता है। पहले हम सोचते थे कि ये सिर्फ बैक्टीरियल है या कीटाणु रिलेटेड है। नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपने आहार में आपकी कोई गड़बड़ी है, यानी कि आप गंदा खाना खा रहे हैं, रोड साइड जो फुचके स्टॉल्स होते हैं वहाँ जहाँ पानी गंदा इस्तेमाल किया जाता है, उसको खाने के बाद, उसके कंजम्पशन के बाद, या फिर बच्चों के नाखून में गंदगी जमी होती है बहुत ज़्यादा, पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे। उसकी वजह से वो पूरे के पूरी जो डर्ट है वो अंदर चली जाती है। फ्रीक्वेंट डायरियल एपिसोड्स हो सकते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर एक कॉलर है। हेलो। हाँ मैडम जी, खाना है यहाँ की 14 मास का पोता है, उसको हाँ 14 महीने का बच्चा है जिसे बार बार सर्दी खांसी हो रहा है। जी, उम्र देखा जाए, बार बार सर्दी खांसी की समस्या 2-3 कारणों से हो सकती है। सबसे छोटा और प्रमुख कारण जो है कि फीडिंग सही से नहीं कराई जा रही है। यानी कि माँ उसको सोते सोते दूध पिला दे रही है। दूध पिलाने के बाद बर्पिंग हम कहते हैं कि पीठ पे रख के बर्पिंग कराएं, वो नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, बच्चे को डकार दिलाएं। बॉटल फीडिंग बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, जो कि बिना वॉश किए प्लास्टिक की बॉटल बार बार रीयूज करने से उसमें जो माइक्रोब्स है वो तो वहीं रह जाते हैं। बॉटल फीडिंग से क्या होता है, बच्चा लेटे लेटे दूध पीता है, फेफड़े में हल्का हल्का दूध कभी सड़क ही जाए, तो उस वजह से बार बार निमोनिया हो सकता है। और अगर थोड़ी गंभीर चीज़ों को देखा जाए तो दिल की प्रॉब्लम्स भी काफ़ी बार एज न्यूमोनिया अपने आप को मैनिफेस्ट करती हैं। तो अगर बार बार हो रहा है, उसके अलावा भी काफ़ी समस्याएं हैं, जैसे कि कंजेनाइटल कुछ बीमारियों में होता है। तो बेहतर ये रहेगा कि अगर बार बार ये समस्या आ रही है तो काइंडली अपने किसी नज़दीकी पीडियाट्रिशियन से मिलें, शिशु रोग विशेषज्ञ से, ताकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा सके। जी जी, और पूरी हिस्ट्री लेकर पूरी हिस्ट्री ज़रूरी है। बिल्कुल। यहाँ हम कार्यक्रम में हमारे सेगमेंट सवाल आपके जवाब एक्सपर्ट के में आइए देख लेते हैं क्या है दूसरा सवाल। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा पैकेज्ड फूड खाते हैं अब, और उसके साथ साथ क्या है कि उनकी नींद पूरी नहीं होती है। नींद के मारे चिड़चिड़ाते रहते हैं, घर का खाना नहीं खाते हैं, बाहरी का खाना मांगते हैं। तो वैसे में बच्चों को टैकल कैसे करें? उनका पोषण उनको नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशियस खाना कुछ हम खिला ही नहीं पाते हैं। बच्चा लोग सोता नहीं है, इसीलिए उनकी बॉडी वीक रह जा रही है। तो हम लोग करें तो करें क्या? इसका कुछ इलाज बताइए डॉक्टर साहब। ऐसा है नहीं कि बाहर जाके वो सामान खरीद के बाहर का जंक फूड खा लेते हैं। जो उनको पैसे मिलते हैं खरीदने के लिए, ये गार्जियंस ही देते हैं। सो अगर हम बचपन से ही वैसी आदत लगाएंगे, पेरेंट्स बहुत बार कम समय नहीं है उनके पास खाना प्रॉपर बना के खाने का या फिर खिलाने का बच्चों का, तो वो जंक फूड उन्होंने दे दिया। मैम स्नैकिंग की भी एक बहुत एग्जैक्टली जो कुरकुरे आजकल मार्केट में मिलता है या कोई और भी, मैं एक स्पेसिफिक चिप्स आप कह लें, चिप्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, ये गार्जियन उस पर काफी ज्यादा रिलाई करते हैं कि अगर कुछ नहीं है बच्चे को ये एक पैकेट में दे दिया। वो मैम यहाँ चूंकि बात हुई है तो हम समझना चाहते हैं कि स्नैकिंग की एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, हम कई बार खाते हैं और बच्चों को तो कई बार खिलाते भी हैं। क्या सही स्नैक हो सकता है जो हम बच्चे को दे सकते हैं जो चिप्स और बिस्किट को रिप्लेस कर सके? जी, आप उनको ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में, बिकॉज उनका कैलोरीफिक एक वैल्यू होता है। 2 बादाम दे दिए, 3 अखरोट
के पीसेस दे दिए, ऐसे करके आप दे सकते हैं। उसके अलावा आप भुट्टे दे सकते हैं, भुने चने दे सकते हैं, स्प्राउटेड मूंग दे सकते हैं। उसको थोड़ा रेसिपी देख के टेस्टी बना दीजिए। उसके अलावा फ्रूट्स है एज काफ़ी गुड स्नैकिंग मटेरियल। आप सीजनल फल दीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे महंगे फल खरीद रहे हैं। आप सीजनल फल काट के दीजिए, हर 3 घंटे 4 घंटे पे उनको थोड़े थोड़े दीजिएगा। आप जितनी दफ़े ये चीज़ प्रैक्टिस करेंगे वो आपकी और आपके बच्चे दोनों की आदत में शामिल हो जाएगा। उसके बाद उनका जो ये रिलायंस है ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ नूडल्स और चिप्स, वो धीरे धीरे खुद ख़त्म हो जाएगा। तो पहले पेरेंट्स को खुद समझना होगा और अपनी आदतें बदलनी होंगी, उसके बाद हम किसी बच्चे बिल्कुल से और बच्चा तो वही खाता है जो घर में पेरेंट्स खिलाएंगे। बिल्कुल, आप अगर उनको ये चीज़ प्रोत्साहित ही नहीं करेंगे तो वो ग्रेजुअली क्या करेगा, थोड़ी जिद करेगा, फिर खुद ब खुद समझ जाएगा। और रही बात नींद नहीं आने की समस्या, तो अब मैंने जैसे पहले भी कहा, आप मोबाइल फ़ोन की टाइमिंग्स जो है वो लिमिट करिए, क्योंकि और सुपरवाइज्ड रखिए अगर इनिशियल यंग बच्चा है तो, इनफैक्ट टीनेजर्स तक, क्योंकि वो क्या देख रहा है मोबाइल पे ये तो आपको नहीं पता। अगर उसने कुछ ऐसा साइकोलॉजिकली अफेक्टिंग चीज़ें देख ली, आजकल बहुत ज़्यादा बन रही हैं, तो दैट विल क्रिएट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। क्या मैम टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेरेंट्स बहुत लेट सोते हैं आजकल। हाँ जी, तो अगर वो 11-12 बजे सोते हैं तो बच्चे को भी आदत होती है कि जब पेरेंट्स सोएंगे तब हम सोएंगे, तो उस वजह से भी क्या नींद कम हो रही है? बिल्कुल मैम, अगर स्लीप साइकिल देखा जाए तो अगर कुछ तो प्रोफेशंस हैं, चलिए उनमें तो हम कंप्लेन ही नहीं कर सकते, लेकिन अगर पेरेंट्स की टाइमिंग मान लीजिए कि नहीं भी मैच कर रही है बच्चों के साथ, बच्चों का एक अलग सेपरेट रूम है, उसका एनवायरनमेंट ऐसा बनाए कि उनको अच्छी नींद आए। जहाँ ये पॉसिबल नहीं है, उनको एक फ़ोन देना एज अ मीन्स ऑफ कंपनसेटिंग फॉर योर एग्जिस्टेंस, कि आप नहीं हैं तो आपके बदले फ़ोन है। ये चीज़ जो है ये गार्जियंस को, पेरेंट्स को समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल किया जाएगा तो स्क्रीन टाइम भी बढ़ता है, और जो रेडिएशंस हैं हार्मफुल, नो डाउट वो आपको हेडेक, फ्रीक्वेंट माइग्रेन्स, आँख रिलेटेड विजन प्रॉब्लम्स, ये सारे कुछ क्रिएट करते हैं। हो सकती जी जी बिल्कुल। मैम अभी थोड़ी देर पहले हम डायरिया पे बात कर रहे थे, वो बात हमारी अधूरी रह गई थी। उसमें कंटिन्यूएशन में आप क्या और बताना चाहती हैं उसमें, उसके निदान पर अगर हम बात करें तो? जी देखिए, WHO द्वारा काफ़ी मतलब इस पे बहुत सारे आर्टिकल्स और गाइडलाइंस हैं, लेकिन सिंपल अगर समझाया जाए तो डायरिया में लोग क्या होते हैं, अभी रिसेंटली एक केस सुना हमने कि बच्चे को डायरिया होता रहा रात भर, पेरेंट्स ने उनकी जितनी समझदारी थी उसको शक्कर पानी पिलाते रहे। नेक्स्ट डे ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, चूँकि शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उस वजह से बच्चा अनफॉर्चुनेटली कोलैप्स कर गया। तो ये जो भ्रांतियां हैं कि अगर डायरिया हो रहा है तो हम चीनी पानी पिलाएंगे ताकि उसको कमजोरी नहीं हो। ORS तो एक रेगुलर प्रैक्टिस है। ORS इज अ गुड थिंग, वही तो, ये सिर्फ शक्कर और पानी पिलाया गया था। नींबू पानी, शक्कर पानी, आप ORS रखें। हम ये कहते हैं कि ORS जैसा आपको डॉक्टर समझाते हैं, आप उतना बहुत ज़्यादा तादाद में भी नहीं पिलाना है और बहुत कम भी नहीं पिलाना है। अगर आपका बच्चे का डायरिया रुक नहीं रहा है तो काइंडली एक स्पेशलिस्ट से मिलें, डॉक्टर से, बिकॉज डायरिया जानलेवा भी साबित हो सकता है, जो हम आमतौर पे काफ़ी प्रैक्टिस में देखते हैं। और ये मोस्टली होता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, आपका सोडियम पोटेशियम क्लोराइड रेशियोज गड़बड़ हो जाते हैं जिसकी वजह से। और डायरिया इज ऑल्सो अ लीडिंग रीजन ऑफ अक्यूट किडनी फेलियर इन चिल्ड्रन। मैम हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ एक कॉलर हैं टेलीफोन लाइन पर। हेलो मैडम, आपको और डॉक्टर मैडम को नमस्ते। जी नमस्ते, सवाल पूछिए, स्वागत है आपका। मैम हम ये पूछना चाह रहे कि हमारी फैमिली में एक 16-17 साल की 15-16 साल की बच्ची है मैम, उसकी एक्टिविटी तो अच्छी है, यानी अच्छा एक्टिव रहती, खेलती वगैरह है, वाटर इनटेक भी मैम उसका अच्छा, और हमने उसका खान पान भी अच्छा रखा है, यानी उसके नाश्ते में उसको फल वगैरह, एप्पल, पाइनएप्पल, अमरूद ये सब देते हैं मैम। खाने में भी जो अच्छी रस वाली सब्जियां, लौकी, कुमड़ा, शिमला मिर्ची, कुचई, ये सब देते हैं, और डिनर भी लाइट कराते मैम, तब भी उसको बहुत कॉन्स्टिपेशन होता है, और डॉक्टर बोलते हैं कि उसके आंतों की मूवमेंट अच्छी नहीं है मैम। गैस्ट्रो वाले डॉक्टर्स को दिखाया है, तो मैम आप कोई अच्छे खाने पीने की चीजें बता सकते हैं जिससे आंतों की गति या मूवमेंट अच्छी हो? कॉन्स्टिपेशन की समस्या लगातार। जी
क्या ये कोई क्रॉनिक समस्या हो सकती है? बिल्कुल, constipation? बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि मैं नाम स्पेसिफिक तो नहीं बता सकती हूँ बिकॉज बिना डिटेल हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बोलना मुश्किल है। इन काफ़ी इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्फ्लेमेटरी बावल डिसऑर्डर हो गया, या फिर किसी चीज़ का फूड एलर्जी हम देखते हैं यूएसए वगैरह में काफ़ी कॉमन है, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया, इन सब चीज़ों की वजह से कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया ऐसी चीज़ें जीआई रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, आंतों संबंधी समस्या। बेहतर ये रहेगा कि खान पान जब आप सब ट्राई कर चुके हैं, आप स्पेशलिस्ट से मिल चुके हैं, फिर भी अगर ये समस्या है, आप इतनी दूर से मतलब देख पाए बिना बोलना तो मुश्किल है, पर आप स्प्राउटेड चने रात में डिनर में इस्तेमाल करके देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है अगर कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम नहीं है तो डाइटरी मॉडिफिकेशन थोड़ा हेल्प करेगा, लेकिन बेहतर ये रहेगा कि किसी और स्पेशलिस्ट से बिल्कुल बिल्कुल लेना सही कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और सवाल आपके जवाब एक्सपर्ट के में आइए देख लेते हैं क्या है अगला सवाल। मेरा डॉक्टर साहिबा से प्रश्न ये है कि आजकल के बच्चे मोबाइल में ज़्यादा डूबे रहते हैं, वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं उनको पता नहीं चलता है। कैसे इससे बच्चों को हम लोग निकाल पाए कि वो खाने के टाइम में अच्छा से खाना खा ले, ताकि उनको उसके हेल्थ को लगे, क्योंकि बच्चा आजकल आँख का भी बहुत प्रॉब्लम होते जा रहा है, धीरे धीरे सबको चश्मा लग रहा है, इससे कैसे छुटकारा मिल पाए, हम डॉक्टर साहब से ये जानना चाहते हैं। पेरेंट्स की सेम समस्या है। मैं फिर से बोलना चाहूँगी, रही आँखों की समस्या तो आँखों की समस्या के लिए फिर से आप स्क्रीन टाइम लिमिट कीजिए। रही बात कि वो खाना ठीक से नहीं खाते हैं, तो ये बहुत कॉमन है, माँ तो माँ होती है। पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, स्पेशली माएँ, कि हमारा बच्चा खा नहीं रहा है ठीक से, लेकिन वहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि एक सिस्टम है, एक चार्ट है जिसमें एज पर हाइट, लेंथ या BMI के अकॉर्डिंग बच्चा बिल्कुल ठीक रहता है। तो ये पेरेंट्स, मम्मी लोग थोड़ा ज़्यादा केयर करती हैं। पेरेंट्स कभी-कभी थोड़ा ज़्यादा पेन ले लेते हैं इस चीज़ को लेकर के, उन्हें लगता है कि मतलब बच्चा खूब खाए, और जब तक ठूस करके ना खाए तब तक आपको पेरेंट्स को सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, उन्हें लगता है कि बच्चा का पेट नहीं भरा। इसके लिए मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए आप ज़्यादा कंसर्न्ड हैं तो एक स्पेशलिस्ट से एक बार अपना बच्चे का पूरा हेल्थ चेकअप करा लें, स्पेशली कि वज़न ठीक है या नहीं एज के हिसाब से। अगर ठीक है तो चिंता ना करें, उनके खान पान पे सिर्फ संतुलित आहार दें, बिकॉज अगर ये जो कॉमन मिसकंसेप्शन है कि बच्चा अगर हमारा हेल्दी होगा, मोटा होगा, चबी होगा, तो वो आगे चल के बहुत अच्छा हेल्दी कंसिडर होगा, जबकि ये बिल्कुल गलत नोशन है। हम आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर एक कॉलर है। हेलो 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 जी, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो मैम, मेरे 12 साल का बच्चा है, उसको भूलने की बीमारी ज्यादा है। हेलो जी, कृपया आप अपना सवाल पूछिए। 12 साल का बच्चा है, उसको भूलने की बीमारी ज्यादा है। भूलने की बीमारी है, 12 साल का बच्चा है। ये सवाल क्या हम उनसे फर्दर क्वेश्चंस तो नहीं पूछ पाएंगे? नहीं, हमारा टेलीफोन लाइन भी कट गया है जी। तो अगर बच्चा भूलता ज़्यादा है तो उसका ओवरऑल ग्रोथ चेक करना पड़ता है हमें, कि मेंटल हेल्थ कितना है, मेंटल इंटेलिजेंस कोशेंट क्या है, और कोई ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो नहीं है, बच्चे का बर्थ कहाँ हुआ था, ये सारी हिस्ट्री लेने के बाद ही फिर हमारे पास सेट ऑफ क्वेश्चनर्स होते हैं, जिससे हम उनका मानसिक क्या डेवलपमेंट हुआ है ये चेक करते हैं। उसमें रीसेंट मेमोरी एग्जामिनेशन करने की, बच्चे को एक्चुअली भूलने की प्रॉब्लम है या वो अभी का मेमोरी लॉस है या पीछे की बातें भूल जाता है, तो ये सब चेक करने के बाद ही कुछ बोल पाना संभव होगा। तो बेहतर रहेगा कि आप नज़दीकी विशेषज्ञ से मिलें, और अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो थोड़ा जल्दी मिलना सही रहेगा। बाकी तो जनरली पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा हमें भूल रहा है, लेकिन वो सिर्फ इग्नोरेंस होती है। लेकिन कई बार पढ़ाई का भी प्रेशर रहता है, उस प्रेशर से भी कई बार चीजें। मैम, हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और अपने स्पेशल सेगमेंट सवाल आपके जवाब एक्सपर्ट के में आइए देख लेते हैं क्या है अगला सवाल। डॉक्टर साहिबा, आजकल प्राय यह देखा जाता है कि बच्चे घर का खाना नहीं खाना चाहते हैं,
और बाहर का बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन और क्या क्या होता है आजकल का जंक फूड वगैरह, वो सब खाना चाहते हैं, जिससे उनकी भूख जो है धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इसके लिए क्या करना चाहिए? जंक फूड से जुड़ा ये सवाल है, इस पर काफ़ी अभी हमने लंबी बातचीत की है। इसी के साथ जोड़ते हुए एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एलर्जी का, इससे पहले भी हम लोग बात भी कर रहे थे। एलर्जी एक बहुत कॉमन समस्या है। एलर्जी को कभी डायग्नोस नहीं किया जा पाता है और बहुत लंबा वक्त लग जाता है और बच्चा एलर्जी के साथ ही परसिस्ट करता है लंबे समय तक। एलर्जी के लिए क्या चीज़ें हैं जो पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे के साथ सबसे लंबा समय दे रहे हैं, तो एलर्जी को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? एलर्जी एक बहुत ब्रॉड टर्म है। अगर किसी दवा खाने के बाद या कोई फूड आइटम, जो मान लीजिए किन्हीं को मूंगफली से एलर्जी हो सकती है, किन्हीं को कुछ पॉलन ग्रेन से एलर्जी हो सकती है, डस्ट से एलर्जी होती है बच्चों को, तो 3-4 चीज़ें हैं जो एक बहुत मतलब कॉमनली दिखती हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी दवा का रिएक्शन है या एलर्जी हो रही है उससे, तो बच्चों को फीवर हो सकता है, चक्कते आ सकते हैं शरीर पे। अगर किसी डस्ट से एलर्जी है, पॉलन ग्रेन से एलर्जी है, तो उनको फिर रनी नोज हो सकता है, फीवर आ सकता है, कफ हो सकता है। और किसी फूड पार्टिकल से एलर्जी है, मान लीजिए कुछ बच्चे लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, कुछ बच्चों में काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी होती है, तो ये सब जब वो खाने की चीज़ें खाते हैं तो उनका जीआई अपसेट यानी कि पेट संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकती है। बच्चे को पेट दर्द हो सकता है, उसको ऑल्टरनेटिंग डायरिया, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें एलर्जी से रिलेटेड हैं। डॉक्टर आकांक्षा, एक बहुत छोटा सा और आखिरी सवाल 30 सेकेंड्स में आपसे ये समझना चाहूँगी कि ओवर द काउंटर यानी बिना पर्ची के आप एक दवाखाने में जाते हैं और वहाँ से आप दवाइयाँ लेते हैं बच्चों के लिए स्पेसिफिकली, आप इस प्रैक्टिस को कैसे एड्रेस करती हैं? ये बहुत ही गलत चीज़ है जो हो रही है आमतौर पे, और पेरेंट्स को इसका खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतने पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने एंटीबायोटिक्स मिक्स्ड विद स्टीरॉइड्स ले लिया, ऐसे एंटीबायोटिक्स ले लिए जिन्होंने लिवर डैमेज कर दिया, किडनी डैमेज कर दिया, स्टीरॉइड्स ले लिए एक्सेसिव डोज में, वो केमोफ्लैज कर देता है यानी ढक देता है बीमारियों को। तुरंत ट्रांजिएंट आपको लगेगा कि आपका बच्चा ठीक हो गया है, क्योंकि यही एम होता है क्वैक्स और इन सब से ट्रीटमेंट लेने का, कि हमें ट्रांजिएंट तुरंत आराम मिले, क्विक रिलीफ मिल जाए। क्विक रिलीफ वाली चीज़ों के लिए नहीं जाना चाहिए, बिकॉज ये बीमारी को ढक देता है। और जब तक आप स्पेशलिस्ट के पास, हमारे पास बच्चे आते हैं, तब तक वो बीमारी इतना ज़्यादा गंभीर रूप ले लेती है कि फिर उसको ट्रीट करना काफ़ी मुश्किल होता है। यानी एक रॉन्ग प्रैक्टिस है, ये इसे नहीं करना चाहिए। डॉक्टर आकांक्षा, आप हमारे स्टूडियो में आई, हमारे दर्शकों को आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हम बात कर रहे थे डॉक्टर आकांक्षा तृप्ति से कि बच्चों में आम बीमारियां कौन कौन सी होती हैं और कैसे उसका निदान किया जा सकता है। अगले हफ्ते फिर से आएंगे एक और नए विषय के साथ, लेकिन इस कार्यक्रम से जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है या सुझाव है तो आप उसे हमारे ईमेल एड्रेस पर लिखकर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com। तो देखते रहिए DD बिहार। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।